नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आज आपके सामने लेके आई हूँ 28 अप्रैल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला करंट अफेयर। भारत में जितने भी विचाराधीन कैदी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कैदी हैं। फिर पंचायती राज दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल क्वेश्चन आएगा इससे। पीएम केयर्स फंड के बारे में, स्टॉकहोम की एक पीस रिसर्च, सिप्री रिपोर्ट कहते हैं इसको, लॉकबिट रैंसमवेयर और जीनोम सीक्वेंसिंग एंड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भारत के अंदर जितने भी विचाराधीन कैदी हैं। भारत में जितने भी विचाराधीन कैदी हैं, वहां पे अभी दिल्ली में बात की गई है कि जितने भी विचाराधीन मतलब कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनको अच्छे आचरण के लिए अभी कुछ छूट मिलेगी। अभी यहाँ पर 2021 का एनसीआरबी का डेटा है और उस डेटा के हिसाब से जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जितने भी प्रिजनर्स है भारत में, उसमें से 77% ऐसे क्रिमिनल हैं जो कि क्या है, अंडर ट्रायल है। तो बहुत ज्यादा हो गए ना ये तो। अंडर ट्रायल्स में ऐसा नहीं है कि कोई कोई पॉपुलेशन वाइज वैसा है, मुस्लिम भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है और ज्यादातर इन्हीं समुदाय से बिलोंग करते हैं। 29% ऐसे हैं जो कुछ पढ़े लिखे हैं, बाकी कुछ ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी है। और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी आपराधिक जांच के दौरान न्यायिक हिरासत या प्रतिक्षेपण में उनको रखा जाता है। और एक विचाराधीन कैदी वो होता है जिसे जांच, पूछताछ या परीक्षण की अवधि के दौरान जेल में उस अपराध के लिए हिरासत में रखा जाता है जिसके लिए उसको आरोपी बनाया गया, अब इसका क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है। देखिए, विचाराधीन कैदी होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, गरीबी और सबसे बड़ी बात जो अशिक्षा है, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि उनको पूरा या तो पहले तो पढ़ाई नहीं कर रखी है, ठीक है, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब लंबे समय तक किसी को भी हिरासत में रखेंगे, मुकदमों की सुनवाई चलेगी तो उसके नागरिक की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 21, पहली बात तो उससे वो छीना जा रहा है, राइट। आर्टिकल 21 उस पर्सन से पूरी तरीके से छीना जा रहा है। और विचाराधीन हिरासत के अत्यधिक उपयोग का सबसे बड़ा परिणाम प्रभावी रूप से लोगों को दोषी ठहराए जाने से पहले दंडित किए जाने के रूप में सामने आ जाता है। और इससे वो जो है, अगर दोषी साबित होने तक, निर्दोष माने जाने तक उनके अधिकारों का मजाक बन के रह जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 भी यही कहता है कि उसको टाइम से स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, त्वरित सुनवाई, जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति का जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है वो उनके पास रखा रही, हमेशा उनके पास बचा रहे, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 22 कहता है किसी भी पर्सन को अगर यहाँ पर जो है अरेस्ट किया गया है, अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने लॉयर को हायर करे, लॉयर को हायर भी करे, साथ साथ उसको जो है पूरी प्रोसीडिंग्स भी जो है वो सारी चीजें करे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो जितने भी विचाराधीन कैदी होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, देखो, जो कैदी हैं, जो भी जेल में है, वो उनके संपर्क में आ जाएंगे, जितने भी खूंखार अपराधी उनके संपर्क में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो भी आगे चल के क्रिमिनल बन सकते हैं, उनका भी क्रिमिनल माइंडसेट बन सकता है, इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और सामूहिक हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है। जेल में जो भी ये खतरनाक जगह होती है, किसी ना किसी प्रकार से सामूहिक हिंसा जो है वो विचाराधीन कैदियों के लिए यहाँ पर किसी ना किसी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे हैं। समलैंगिक दुर्व्यवहार व्यवहार हो सकता है। और चाहे वो पर्सन का प्रूव हुआ है नहीं, लेकिन उस पे एक इल्जाम तो लगा है ना कि उस पर्सन ने ऐसा कुछ गलत किया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिवार पर जो है सामाजिक कलंक भी ये लग जाता है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं इस चीज को।
तो यहाँ पर अभियुक्तिन व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं होता, तो उस पर निरोध जो है वो गलत लगाया जाता है। तो बस इसी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर कई बार इस बारे में बात करी है कि जरूरी नहीं है कि अब अभियुक्त की उपस्थिति अन्य माध्यमों से सुरक्षित की जा सकती है, तो अभियुक्त व्यक्ति को निरुद्ध करना आवश्यक नहीं है। ये भी कहा है कि जमानत को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि जेल भेजने की। ये बहुत जरूरी है ना। ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को यहाँ पर जो जमानत है वो पर्सन को मिलनी चाहिए, राइट। तो ये भी बहुत जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट आर्टिकल है हम लोगों का नेशनल पंचायती राज डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल को जो है नेशनल पंचायत डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारा 73rd संविधान संशोधन था 1992 का, ये जो है 24 अप्रैल को एग्जिस्टेंस में आता है। 24 अप्रैल को ये पूरे में एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इफेक्ट में आता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये पंचायती राज डे का है, जो कि 2010 में पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से 24 अप्रैल को हमेशा जो है इसको मनाया जाता रहा है। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है। ये इस बार रेवा मध्य प्रदेश में मनाया गया। इसकी थीम है स्वस्थ जल, पर्याप्त, स्वच्छ और हरे गांव का निर्माण, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर, सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ठीक है भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको स्वच्छ जल मिले, सबको स्वास्थ्य की जो सेवाएं होती हैं शुरुआती तौर पर, शुरुआती टाइम पर जो भी सारी स्वास्थ्य की सेवाएं होती है वो सब कुछ यहाँ पर मिले। तो यही चीज है कि भाई यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहली बार जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये लाया गया था। 1959 में देश में पंचायती राज की व्यवस्था लाने वाला राजस्थान का नागौर जिला पहला बना है। उसके बाद फिर सारे कामों को देखने के लिए 2004 में पंचायती राज का मंत्रालय भी बना दिया गया, ताकि पंचायत का पूरा कर दिया जाए। अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया, उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 जो है भाग 9 जोड़ा गया था। इसके साथ ही साथ 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 29 आइटम है, जो कि आपका 243 से लेकर 243 ओ तक सारे पॉइंट्स लिखे गए। जो पॉइंट्स यहाँ पे मिस हो गए वो हम लोगों ने 11th जो अनुसूची है वहां पर उसके बारे में जाकर के और भी लिख दिया है। तो इस प्रकार से काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। इस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है। ठीक है भाई, ये एक्ट जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पंचायती राज को। बहुत पहले से पंचायती राज के स्टेटस की बात चल रही थी, तो यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको यहाँ पर स्टेटस दे दिया गया। ठीक है। देखो इसमें पता है 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आप लोगों ने पहले भी कभी ना कभी इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, 3 लेवल पे चलता है। सबसे पहले होता है ग्राम का सभा, ग्राम सभा, ठीक है। उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, उसके ऊपर होता है जिला परिषद। ये 3 टियर का स्ट्रक्चर जो है वो बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया था। ये भी बोला गया कि भाई SC ST के लिए भी रिजर्वेशन रखो और विमेन के लिए भी रखो। SC ST के लिए भी रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रहेगी, और जो विमेन होंगी उनके लिए रिजर्वेशन जो है 1/3 होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये आर्टिकल 243D में लिखा गया कि ऐसे ऐसे जो है वो रिजर्वेशन भी रखनी होगी, और सही बात है, जरूरत भी है। एक ना वो सही रहता है इस चीज से ना, पूरा एक अगर रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट रहेगा तो काफी इजी होती है। और सबसे बड़ी बात की बहुत अच्छी तरीके से ये होनी भी जरूरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है एक रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे इस एक्ट में। यहाँ पर या पढ़ो, यहाँ पर 8th और 9th पॉइंट को वही मैंने आपको सारा बताया है। 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए। 5 सालों के लिए जो है वो पूरा यहाँ पर आप कह लीजिए कि एक टाइम पीरियड रखा हुआ है। उसे पहले भी खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन 5 साल कब? 5 साल जब उनकी पहली डेट है ऑफिस की, उससे 5 सालों तक के लिए जो है पूरा यहाँ पर प्रोसेस जो है वो रखा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए, ये आप लोगों से जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। और ये बाकी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा ये पूरा टॉपिक है पंचायत का। इससे देखो UPPCS प्री भी आने वाला है, हाई चांस है कि क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
पंचायत से जुड़ी हुई बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि एक स्वामित्व स्कीम है। स्वामित्व स्कीम में क्या होता है ना कि आपके जितने भी लैंड के रिकॉर्ड्स है ना, आपका उसमें एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। आपके पूरे जितने भी यहाँ पर जो पूरा आपका यहाँ पर एक लैंड है, उसको ड्रोन की हेल्प से ना आपका लैंड का रिकॉर्ड पूरा तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। प्रॉपर्टी कार्ड्स वगैरह बनाना ये हरियाणा उत्तराखंड में लगा दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको लिख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक ई ग्राम स्वराज है, जो कि यहाँ पर पंचायती राज से जुड़ी हुई सारी एप्लीकेशन और सारी चीजों को देखता है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पारदर्शिता, कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से सारी चीजें लाता है। इंटीग्रेशन ऑफ बेनिफिशियरी डिटेल्स विद ई ग्राम स्वराज ये भी लेकर के आ गए। जियो टैगिंग कर दी गई असेट की, जितनी भी संपत्तियां हैं सब लोगों के पास, उसके लिए एक अलग से जियो टैगिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों में यहाँ पर जो है वो एक तरीके से कह लो आप जुगाड़ कर लिया गया है, ताकि बेटर बनाया जा सके चीजों को, है ना। समझ रहे हो ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि हम जितना ज्यादा ये जो पंचायत है पूरा, अगर हम इसको जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पूरा का पूरा एक साथ लेकर के चीजों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पंचायत बहुत जरूरी है। पंचायत से मैं आपको बता देती हूँ, आपका भी यूपीपीसीएस प्री भी आ रहा है, और आप आगे यूपीपीसीएस प्री के लिए या पीएससी के लिए या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्जाम में 243 से लेकर के 243 ओ तक के लिए इंपॉर्टेंट है पंचायत। पंचायत से जुड़े हुए जितनी भी कमिटीज हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरी पॉलिटी की पापा वीडियो है, इंग्लिश हिंदी कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे पूरा अवेलेबल है। आप उसको पूरे तरीके से पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये आप अगर पूरा पढ़ लेते हो तो वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई, उसको आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा ना, आपको पूरा इजी हो जाएगा। जो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है वो उसमें आपको एक डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है चीजों को, आप उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो काफी मतलब एक इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हो जाएगा ना सब लोगों से ये चीज। चलिए, थर्ड वाले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। थर्ड आर्टिकल है पीएम केयर्स फंड। अब पीएम केयर्स फंड बहुत न्यूज में है भाई, ये बात ये हो रही है कि पीएम केयर्स फंड जो है ना, उसको आप आरटीआई में कवर नहीं करते हो, और ना ही उसका कोई ऑडिटिंग किया जाएगा। क्योंकि पीएम केयर्स फंड ना एक ऐसा ऐसा कहा गया है कि पीएम केयर्स पर एक डोनेशन ग्रुप है, डोनेशन है ना वो एक तरीके से, और वो एक चैरिटेबल के रूप में आया है। तो वहां पे कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्यों आप उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते? क्या ऐसी बात है कि आप उसमें आरटीआई लगा ही नहीं सकते? आरटीआई तो होना चाहिए इसके अंदर। तो आरटीआई के अंतर्गत इसको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, ये बड़ी बात है इसमें। तो ये इसके लिए काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। और इसमें आप सीक्रेट क्यों बनाए बैठे हो, इसका एक तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी प्रोविजन है वो आरटीआई एक्ट में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पैसा आ रहा है वो पब्लिक दे रही है। तो पब्लिक को तो अधिकार है ना जानने का। तो अब यहाँ पर ऐसा जो है गवर्नमेंट क्यों कह रही है, क्या है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए भाई, पीएम केयर्स फंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत किया गया। इसमें जितने भी आपातकालीन संकट, जैसे कि अभी कोविड 19 आया, तो वहां पर जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी फंड आ रहा है, वो सारा उसमें इकट्ठा किया जाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड में जो पीएम है ना, वो यहाँ पे चेयरमैन है पूरे। डिफेंस मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, फाइनेंस, सारे लोग उसमें मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मेन जो काम कर रहे हैं ना वहां पर, वो काम कर रहे हैं जो हमारे पीएम है ना, वो है यहाँ पर मेन जो हेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है कि इम्पोर्टेंट बन जाएगा हम लोगों के लिए। सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पीएम केयर फंड में आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटिंग इसमें नहीं होती है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड जो है वो किससे आया है, उसमें सारा पैसा किससे आता है? डोनेशंस की तरह से आता है। आपका स्वैच्छिक योगदान है, आपको सरकार के बजट से कोई हेल्प नहीं मिलती है, उसमें लोग खुद से अपना पैसा इसके अंदर जो जो देना चाहे, जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से वो अपना पैसा यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोनेशंस होती है वो आपका पूरा एक जो है कंपनी के एक्ट के तहत यहाँ पे चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो भी लोग यहाँ पर परेशानी में है, इमरजेंसी की सिचुएशन में है, उनको फार्मास्यूटिकल सुविधाएं मिलना,
चाहे उन लोगों को हमें मान लीजिए किसी भी प्रकार की मान लीजिए आप कह लीजिए कि उनको कोई हेल्थ की फैसिलिटी चाहिए, उनको वैक्सीन फ्री में करवानी है, तो किसी भी टाइप के उनको जो बेनिफिशियल होते हैं ना, ये सब प्रोवाइड किए जा सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो चीजें हैं ना, वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो सब कुछ इसमें होता है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके अंदर? गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये कोई पार्लियामेंट के तहत तो बनाया नहीं गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से बनाया गया, और जो जो ट्रस्ट होता है वो आरटीआई के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का भी तो कोई योगदान नहीं है ना, सरकार के पैसों से थोड़ी चल रहा है। तो सरकार का कुछ इस प्रकार से कहना है। मतलब मेरे हिसाब से तो देखो, अगर सब कुछ सही है तो दिखाइए ना सामने। मतलब मुझे, मैं किसी पार्टी का फेवर या किसी पार्टी के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई मेरे को तो सीधा यहाँ पर ये बात है कि अगर पीएम केयर्स फंड है, लोग उसमें पैसा दे रहे हैं, तो लोगों को दिखाने में क्या समस्या है? दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए, लोगों को पता चले कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो जरूरी है ना भाई, ये चीज भी हम कह सकते हैं। ठीक है। तो बस यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये इस तरीके की चीज न्यूज में चल रही है। अगला है हमारा सिपरी। अभी सिपरी क्या चीज है मैं आपको बता दूं। तो ये सिपरी जो है ना, सिपरी एक तरीके से एक रिपोर्ट आती है, ये काफी फेमस रिपोर्ट, आप सिपरी की फॉर्म में याद करो। सिपरी में ऐसा है, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन के अंदर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूरा पीस में ये बताता है कि भाई हर कंट्री मिलिट्री पे कितना खर्चा कर रही है, मिलिट्री पे किसका कितना खर्चा हो रहा है, किसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर ये जो है वो जानकारी देती है। ठीक है। तो ये जानकारी देना इनकी जिम्मेदारी होती है। अब हम इसमें एक एक करके ये समझ लेते हैं भाई कि इसमें रिपोर्ट में क्या क्या आया है, क्या क्या डेटा इसने रिलीज किया है। तो सिप्री ने ये बताया भाई कि पूरे वर्ल्ड में वर्ष 2022 में सबसे बड़े जिन्होंने मिलिट्री पे स्पेंड करा है वो है यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया। पूरे वर्ल्ड का 63% अकेले इन्होंने स्पेंड करा। पूरे वर्ल्ड का 63% अकेले इन्होंने स्पेंड किया। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर पे इंडिया रहा है। और सबसे ज्यादा खर्चा इसलिए सबसे ज्यादा रहा क्योंकि यार आप भी जानते हैं कि रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद से हो गया। और इंडिया के मिलिट्री बजट में पेंशन, सैलरी देना, काफी बड़ा अमाउंट इसके लिए हमें देना है, देना मतलब एक तरीके से रहा भारत में। तो ये काफी बड़ा एक रीजन। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है कि कितना कितना इसका हमारा जो है कितना खर्चा रहा, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीजें रही, तो कितना कितना अमाउंट है ना वो पूछा जा सकता है। ठीक है। इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना रहा? इंडिया का एक्सपेंडिचर 16,000 करोड़ तक रहा है खर्चा। और एक्सपोर्ट्स भी हमने काफी ज्यादा एक्सपोर्ट भी करा है, हमने ब्रह्मोस मिसाइल हो गई या बाकी चीजें हमने इंपोर्ट भी करी है। अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करूँ तो हम लोगों ने डॉर्नियर 228 और आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये काफी कुछ एक्सपोर्ट करा है। और टारगेट है कि अभी तो हमने चलो 16,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर टारगेट रख करके एक्सपोर्ट कर लिया है। अब हम आगे आने वाले समय में हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो 35,000 तक इंडिया इंक्रीज करेगा 2025 तक। बहुत बड़ा आंकड़ा है, बिल्कुल उम्मीद है कि इंडिया इसको टच करेगा। और बहुत फायदा होगा भारत को इससे, अगर इस तरीके से टच किया जाता है इस आंकड़े को। जरूरी भी है भारत के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होनी यहाँ पर, तो हमें हेल्पफुल मिलेगी यहाँ पर ये सारी चीजें। तो इससे भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब आपको मैं यही बोलूंगी कि आप सभी लोग इसमें प्रॉपर तरीके से जो है इसको लर्न कर लीजिए, सारी बातों को, जितना जितना यहाँ पे लिखा गया सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं, वो है लॉकबिट रैंसमवेयर। ये अभी काफी न्यूज में चल रहा है। ये जो है मैक, जो हमारे बुक होते हैं मैक बुक्स और इन सब चीजों में काफी ज्यादा देखा गया कि एक अलग से रैंसमवेयर है, साइबर अपराधियों ने यहाँ पर इसको लक्षित करने के लिए डिजाइन करा है, लॉकबिट के नाम से है। जो यहाँ पर एप्पल कंप्यूटर्स को यहाँ पर जो है वो हिट कर रहा है, एप्पल कंप्यूटर्स का टारगेट बनाया है। ठीक है।
2023 में भी यहाँ पर साइबर अटैक यहाँ पे हुआ है यूके में, और काफी ज्यादा ये न्यूज में रहेगा, आप उसको याद कर लीजिएगा। लॉकबिट रैंसमवेयर है, एक तरीके का रैंसम वायर है जो कि काफी ज्यादा हिट कर रहा है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा है जो हिट कर रहा है। बस इतना ही आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जो है वो हिट कर रहा है। इतना भी लर्न कर लोगे ना, इसमें इतना भी इनफ है, ठीक है। बाकी आपको बहुत डिटेल में इसके जानने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा इससे पूछता नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि लॉकबिट रैंसमवेयर क्या चीज है, ठीक है। तो इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, इसको एक आप लर्न कर लीजिएगा। अगला आर्टिकल है हम लोगों का, वो है जिनोम सीक्वेंसिंग एंड जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये जो है यहाँ पर अभी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि 10,000 भारतीय मानव जीनोम को अनुक्रमित करने का लगभग 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। 7,000 भारतीय जीनोम पहले ही अनुक्रमित किए जा चुके हैं, जिनमें से 3,000 शोधकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध भी है। यह अभ्यास केंद्र समर्थित जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत डेटाबेस बनाने के लिए जो है तैयार भी किया जा रहा है। ह्यूमन जिनोम जो है यहाँ पर वो जो है डीएनए जो हमारी बॉडी में होता है उसके तहत यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए का जो सेट है पूरा, उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है। और इसमें जो है और अलग से एक पेयर भी रहेगा, और स्ट्रैंड पेयर्स का कॉम्प्लीमेंट्री बेस भी रहेगा। एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, यूनाइन यहाँ पे रहेगा। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब यही होता है कि एक सीक्वेंस जो है वो बना दिया जाएगा, जो पूरा एक हर एक में जो है वो एक कॉमन सा रहने वाला है, ठीक है। इसे कहते हैं हम जीनोम सीक्वेंसिंग। डीएनए यहाँ पर जो है वो एक तरीके से लेकर के आना, डीएनए पूरे तरीके से इसको लेकर के आने को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफी ज्यादा चलता आ रहा है। अब जो है ना, ये जीनोम सीक्वेंसेस से ये पता चलेगा कि हमारे कितने जो है यहाँ पर पुराने डिजीजेस इस तरीके से हैं, प्री कंडीशंस क्या है यहाँ पर। तो जितने भी यहाँ पर दुर्लभ विकार हैं, विकारों के लिए पूर्व स्थितियां, यहाँ तक कि कैंसर का मूल्यांकन करने के लिए भी जीनोम का उपयोग अब किया जा रहा है। करीब 10,000 से ज्यादा ऐसे डिजीजेस हैं, 10,000 से, जिनको यहाँ पर जो है फाइब्रोसिस, थैलीसीमिया, बहुत सारी बीमारी को एक जीन की खराबी के परिणाम के रूप में जाना जाता है। इस बात की जांच के लिए एक उपकरण के रूप में भी ये चीज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि भाई इसको क्या है, अनुवांशिक हुई है या क्या है। मतलब आपको कह लो कि डिजीजेस के लिए एक नई शुरुआत जो है हमें वो करने वाला है, ठीक है भाई। तो अलग से एक टेक्नोलॉजी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। काफी बड़ी एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है। इसको ऐसा नहीं कि अभी आई है, स्टार्ट तो इसको पहले से कर दिया गया था, पर बस ये अब जो है बेटर तरीके से इसको अवेलेबल करवाया गया, नई नई चीजें इसमें ऐड करवाई गई है, ठीक है। तो ये था आपका एक और टेक्नोलॉजी, इसको आपको शॉर्ट में याद रखना है, पूरा पूरा लर्न करने की कोई नीड नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन हमारा नॉर्थ सी के ऊपर, ये आप देख सकते हैं लोकेशन, मैं आपको लोकेशन अभी बताऊंगी। नॉर्थ सी जो है आपके बारे में, इसके बारे में बताना है कि क्या क्या है नॉर्थ सी के बारे में। देखो भाई, ये है हमारा नॉर्थ सी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पड़ता है पूरा कनाडा इस तरफ, ठीक है। कनाडा के इस तरफ आपका यूरोप का रीजन आता है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये है पूरा यूरोप। बीच में आता है हमारा अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के इस रीजन में आपको मिलेगा इधर वाला पूरा, ये है आपका नॉर्थ सी, इन दोनों के बीच में आता है। तो नॉर्थ सी के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं, क्या पूछ रहा है? नॉर्थ सी एक अटलांटिक ओशन का ही पार्ट है। ये जो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के बीच में यहाँ पर आता है, बिल्कुल सही बात है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। दी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ डोवर एंड इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली इंडियन का नाम आपको पता होना चाहिए, आरती साहा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। बाकी ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि कौन सी कहाँ पे स्ट्रेट उसको कनेक्ट कर रही है, कौन सा नाम है। तो जो भी आपसे इस तरीके के करंट अफेयर्स में जितना भी आप लोगों से ये क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नॉर्थ सी भी एक याद रखिएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है जफर महल के ऊपर। जफर महल अभी क्यों न्यूज में चल रहा है?
अभी ना थोड़े बहुत जो ये मॉन्यूमेंट्स वगैरह है ना, ये न्यूज में है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्या इनका रीजन है, क्या इम्पोर्टेंस है, देखते हैं भाई। देखो, जफर महल है ना, दिल्ली में बना हुआ है। ये मेहरौली के पास, जहाँ पे कुतुब मीनार है ना, उस एरिया में ना, एक्चुअली मेहरौली वाले रीजन में काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी लेक्स भी बनी हुई है। तो जफर महल जो है, एएसआई ने यहाँ पर इसको अभी जो है वो देखो कंजर्वेशन करने के लिए स्टार्ट किया है। ये अकबर शाह जो है, अकबर शाह सेकंड, ये अकबर नहीं है, वो वाले अकबर नहीं है। अकबर शाह सेकंड जो आप लेटर मुगल्स में पढ़ते हो, ये वो अकबर शाह है जिन्होंने 1820 में इसको स्टार्ट कराया था। इसका जो एंट्रेंस गेट है ना, ये एंट्रेंस गेट यहाँ पर जो है वो बहादुर शाह जफर सेकंड, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में थे, उनके टाइम पर बनाया गया था। ठीक है, जफर का मतलब क्या होता है, विक्ट्री। तो विक्ट्री महल, ठीक है, जीत महल, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो किसको भी याद रखिएगा, जफर महल है। ठीक है, जफर गेट कहा जाता है इसको, बहुत पुराना मुगल्स आर्किटेक्चर के ऊपर ये बना हुआ है। मुगल डायनेस्टी ने बनाया था, और मुगल डायनेस्टी आप जानते हैं बाबर ने स्टार्ट करी थी, उसके बाद से चलते चलते बहादुर शाह जफर सेकंड इसके लास्ट जो है वो रहे। ठीक है भाई, ये आपको जो है अजमेरी गेट के पास दिल्ली में मिल जाएगी ये पूरी जगह है। दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखी हुई है। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, सबसे पहले ये बनाया गया था। तो ऐसे फैक्ट्स जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, कब बनाया, किसने बनाया। ये किसने बनाया का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने बनाया है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको लर्न करना है ये सारे फैक्ट्स को, इसको आप लिख लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको सब कुछ यहाँ पे बता देती हूँ। वॉट एवर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, जो जो बन सकती हैं, वो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें क्लास में कवर अप करवा सकूं यहाँ पर। बाकी देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मिस आउट हो जाती हैं, कुछ है तो वो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं है। बाकी आप लोग इसमें से बिल्कुल लर्न कर सकते हैं सारी चीजों को, वन बाय वन शुरू कर दीजिए इनको पढ़ना। और धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे लर्न होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनको आप धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। राइट एवरीवन, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ तक कवर कीजिएगा, बाकी आप लोगों से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के लिए पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। बाकी का धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स को समझते जाएंगे।